Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 6th of November 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the some important current affairs of the day. So first of all, we are going to have some questions based on the previous day session. So let's start with the questions and I will also advise you to participate in this discussion and this class, this session, and all the sessions of current affair discussion or general knowledge discussion. This should be two-way communication. So try to make it a two-way communication, not only just listening the session, but if there is a question and you can reply the answer, if you can find out the correct answer, so try to answer that question. So first of all, we are going to have the question number 1. The question is, which of the following pollutants is most commonly released by firecrackers that contribute to air pollution in Delhi? So जब भी हम फायर क्रैकर्स की बात करते हैं और अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली या दिल्ली या एनसीआर इसमें एयर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है अभी पीक पर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरवीन करने का जो है इंटरवीन किया था और उसको कॉग्निजेंस लिया। आप सब जानते हैं कि जब तक यहाँ विंटर का सीजन रहेगा तब तक दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम रहेगा। तो वहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उन पर हम देखते हैं। सो जब भी हम फायर क्रैकर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या ऐसा है जो मोस्ट कॉमनली जो रिलीज किया जाता है फायर क्रैकर्स के द्वारा? देखो, मीथेन बिल्कुल नहीं होती, प्रोपेन नो, ओजोन नो, द मेन फैक्टर इज पार्टिकुलेट मैटर दैट इज PM 2.5। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें ये जो 2.5 है ये क्या है? आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये PM 2.5 क्या है। अगर आप नहीं बता पाएंगे, आप चाहेंगे कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो नेक्स्ट सेशन में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आंसर हमारा है पार्टिकुलेट मैटर या PM 2.5। वहां पर सीधा सीधा आपको ऑप्शन में जो दिखेगा ये फुल फॉर्म नहीं दिखेगी, बस ये मिलता है। जब भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करंट अफेयर से अटैच होकर के आते हैं तो दिस इज द कॉमन मेथड ऑफ द एग्जामिनर टू आस्क बेसिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हेल्थ रिस्क आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड की बात हो रही है किससे? पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फायर क्रैकर्स। देखो, फायर क्रैकर्स आर अ मेजर फैक्टर फॉर एयर पॉल्यूशन नॉट ओनली इन दिल्ली बट इन इंडिया एंड ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड। सो द मेन इशू इज द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, बिकॉज जब इससे रिलीज होने वाली गैसेस हम इनहेल करते हैं और वो बॉडी के अंदर जाकर के मल्टीपल इश्यूज को क्रिएट करती हैं। सो मेजर जो इशू है इसका, सबसे पहले जो डायरेक्टली हमको हार्म करता है वो है रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, मींस जो हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं। हाँ, फायर क्रैकर्स सेकेंडरी लेवल पर स्किन इरिटेशन को बढ़ा सकते हैं, आईज में स्ट्रेन को इंक्रीज कर सकते हैं, हेडेक भी हो जाता है, डाइजेस्टिव इश्यूज लेटर ऑन हो सकते हैं। बट प्राइमरी लेवल पर जो हमारा करेक्ट आंसर हमको मींस द मोस्ट करेक्ट आंसर, तो वो हमारा होगा रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। नाउ हैव द क्वेश्चन नंबर 3, which of the following gases is not typically associated with the pollution from firecrackers? सो फायर क्रैकर से कौन सी जो गैस है पॉल्यूशन के लिए जिसको हम कहें कि वो एसोसिएटेड नहीं है? टिपिकली बात हो रही है यहाँ पे, नॉट एट जनरल लेवल। क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड है या वो कार्बन डाइऑक्साइड है? देखो, जब भी कुछ भी जलाया जाएगा तो डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट मटेरियल। वो मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल है या इनऑर्गेनिक मटेरियल है, उसके बेसिस पर उसमें से बहुत सारी चीजें रिएक्शन करती हैं ड्यू टू हीट और वहां से बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं। अब वो सल्फर के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन के भी बहुत सारे ऑक्साइड्स हो सकते हैं। सो ये दीज 3 gases and their oxides are
the typical examples of the gases which are released by the firecrackers. Now, ammonia is not the output of these firecrackers. So हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है अमोनिया. ठीक है, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि अमोनिया का जो अमोनिया गैस है इसका क्या एक यूज होता है. कोई एक यूज बता दीजिए आप कि अमोनिया गैस का यूज होता है. मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, इसका वाटर से रिलेटेड बहुत सारा यूज होता है. ठीक है, आपको ये बताना है कि अमोनिया का वाटर से रिलेटेड क्या यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ मेटीरियोलॉजिकल कंडीशंस in the air pollution levels during firecrackers use in Delhi? When we are talking about meteorological conditions, it means these conditions are associated with weather conditions of that particular time duration. It means जब भी हम meteorological conditions की बात करते हैं तो these conditions include weather problems, weather related situations like it may be rainfall, temperature high or low, so the और speed of the wind. ये सारी चीजें मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस में काउंट होती हैं. तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस इन द एयर पॉल्यूशन लेवल्स ड्यूरिंग फायर क्रैकर यूज इन. तो जब भी हम मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस की बात करेंगे तो इनका क्या यूज है. देखो, क्या हाई स्पीड विंड्स है जो दिल्ली में पॉल्यूशन को इंक्रीज करेगी? नहीं. हाई विंड की अगर हाई स्पीड होगी तो एयर में जितना भी पॉल्यूटेंट्स होगा वो उसको कहीं दूर ले जाएगी. लो विंड स्पीड्स एंड कोल्ड टेम्परेचर, हाँ ये हमारा करेक्ट आंसर है. बिकॉज जब भी विंड की स्पीड लो होगी तो दिल्ली में जितना भी एयर पॉल्यूटेंट्स होगा वो वहीं पर लोअर लेवल पर रहेगा और कहीं दूसरी जगह उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा ड्यू टू लो स्पीड ऑफ द एयर. तो विंड की अगर स्पीड अगर लो होगी तो वो कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा. कोल्ड टेम्परेचर, आप सबको पता होगा, ज्योग्राफी में हम कई बार देख चुके हैं कि जब भी एयर का टेम्परेचर प्लस होगा, इंक्रीज होगा, तो एयर अपवर्ड मूव करती है. जब भी एयर का टेम्परेचर लो होगा, माइनस होगा, मींस डाउन होगा, कम होगा, तो वो एयर हमेशा नीचे की तरफ डाउनफॉल उसका होता है, स्लाइड करती है एयर. सो जब टेम्परेचर कोल्ड होगा तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं एयर में वो सब क्या होंगे? नीचे आएंगे, मींस अर्थ के सरफेस की तरफ आएंगे और अल्टीमेटली उस एयर को हम इनहेल करेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट होगी. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन है. फ्रीक्वेंट रेन नहीं. देखो, जब भी रेनफॉल होती है उसके बाद जो वेदर होता है, जो क्लाउड्स होते हैं या मैं स्काई की बात करूं, वो सब एकदम क्लीन हो जाता है और AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारी बहुत इंप्रूव हो जाती है. मींस बहुत ज्यादा क्लीन एयर हो जाती है. किसकी वजह से? रेनफॉल की वजह से. सनी वेदर, देखो जब भी सनी वेदर होता है, अच्छी खासी धूप निकलती है, सो इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ एयर विच टेक्स अवे द पॉल्यूटेंट्स ऑफ द एयर टुवर्ड्स द स्काई, और वो फिर हमारे इनहेल करने की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5. विच पॉल्यूटेंट लेवल इज टिपिकली मेजर्ड इन माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर? ऊपर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आप उससे इसको रिलेट कर सकते हैं. इंडिकेट्स द लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फायरक्रैकर्स. सो क्या ऐसा है जिसको हम माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में उसको हम मेजर करते हैं और वो इंडिकेट करता है एयर के पॉल्यूशन को जो कि फायर क्रैकर्स करते हैं? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड? नो. नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन? नो. हाँ, ये है हमारा PM 2.5. मींस हम ये देख लेते हैं कि इतने एयर के वॉल्यूम में, वॉल्यूम आप सबको पता होगा कि 3 डायमेंशन में हम वॉल्यूम को देखते हैं जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें होती हैं. ठीक है, तो जो हम क्यूबिक, ये जो 3 इसके ऊपर लगा हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर एयर में कितने माइक्रोग्राम 2.5 PM 2.5 है. सो हम PM 2.5 को माइक्रोग्राम्स में
मेजर करते हैं पर क्यूबिक मीटर पर, ठीक है, कि इतनी एयर में कितना सारा PM 2.5 है। इसका आंसर चलो मैं आपको बता देता हूं कि ये 2.5 क्या है। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अब उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, अगर उसका साइज 2.5, ठीक है, माइक्रोग्राम के लेवल का है, उसका उतना साइज है, तो वो क्या होता है, एयर के थ्रू इजीली हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, हम उसको इनहेल कर पाते हैं। अब सोचो, अगर इतने इतने बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स हों, इतने बड़े बड़े, तो क्या हम उसको इनहेल करेंगे? तुरंत पता चल जाएगा हमको कि हम तो बहुत ज्यादा डस्ट ले रहे हैं। तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो हैं वो तो हम अपने इनहेल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत छोटे हैं, दिखाई नहीं देते, वो एयर के साथ में हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं। सो दैट इज द PM 2.5। चलिए अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। आज के जो करंट अफेयर है उसमें हम ये 4 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, चारों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट हमारा है सुप्रीम कोर्ट ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्विजिशन। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का अभी जो जजमेंट आया है कि स्टेट जो होता है, गवर्नमेंट जो होती है, क्या किसी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, और क्या ये स्टेट के पास में एब्सोल्यूट राइट है, कैसे है, क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑन उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश का मदरसा एजुकेशन एक्ट जो था उसको नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना डिसीजन दिया है, एक हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश चेंज्ड रूल्स टू अपॉइंट DGP। मींस जो DGP का अपॉइंटमेंट होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको अभी यूपी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। इससे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ पर रूल्स चेंज किए थे, तो इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंडियन बिड टू होस्ट ओलंपिक गेम्स इन 2036। ये जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, 36। सो 36 के जो गेम्स होने वाले हैं उनके लिए इंडिया ने अपनी बिड की है, तो क्या उसकी सिचुएशन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक क्या है और इसका कंटेक्स्ट क्या है कि अभी 9 जज बेंच जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उन्होंने एक जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट के इन अ मेजोरिटी जजमेंट उसका आया है। उन्होंने ये कहा है कि एवरी रिसोर्स owned by private players can be considered a material resource of the community। ये जो इश्यू था कि भाई क्या किसी की भी कंपनी, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेरा घर, आपका हाउस हो गया, आपकी फैक्ट्री हो गई, क्या इसको कम्युनिटी की जो मटेरियल है, कम्युनिटी की रिसोर्स मान करके गवर्नमेंट उसको कभी भी एक्वायर कर सकती है? तो यहाँ पर ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नमेंट टू सर्व द कॉमन गुड। मैं इसको आपको पूरा कंटेक्स्ट बता देता हूँ, ये थोड़ा सा इसको मैं अभी डाउन करता हूँ तो आपको दिखेगा। ये यहाँ से देखो, इस बात पर डिसीजन दिया है कि क्या जो मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी है, किसी का भी जो प्राइवेट प्लेयर्स है मार्केट में, किसी की प्राइवेट कंपनी है, कोई प्रॉपर्टी है, किसी का कुछ भी हो प्राइवेट, क्या उसको हम एवरीथिंग को हम मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी मान सकते हैं? सपोज आपने एक कंपनी बनाई और कंपनी अब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का टर्नओवर करती है, हजारों करोड़ उसमें से आपको प्रॉफिट होता है, तो क्या सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट उसको अपने पास लेकर के उसको अक्वायर कर सकती है कि नहीं? आपने इतना बड़ा एम्पायर बनाया, ये तो अब इसको तो गवर्नमेंट ले लेगी। क्यों? क्योंकि ये सब कम्युनिटी के रिसोर्स से बनाया गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्लियरली कि नहीं, ये ऐसा नहीं होगा कि हम हर एक चीज को कम्युनिटी के लिए नहीं दे सकते, कि एवरीथिंग को हम कम्युनिटी के लिए ट्रांसफर कर दें। सो क्या क्या पॉइंट इसमें रहे? स्टेट के एक्विजिशन पर बात हुई। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि द स्टेट डज नॉट हैव द राइट to acquire every private property by classifying as material resource of the community for serving the common good। पहले क्या हो रहा था, DPSPs और फंडामेंटल राइट्स जब दोनों में कहीं कंफ्लिक्ट हो रहा था, तो इस तरीके से डील हो रहा था कि जो DPSPs हैं उसको हम प्रायोरिटी दे दें। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल के राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी कम्युनिटी का राइट।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट जो इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको हर मामले में आप कम्युनिटी के लिए ट्रांसफर नहीं कर सकते। रिजेक्शन ऑफ रिजिड इकोनॉमिक डॉगमा। यहाँ पर सर जो सीजीआई सर हैं उन्होंने ये कहा है कि द व्यू दैट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी सब्जेक्ट टू स्टेट कंट्रोल, कि सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में आ जाए। डिस्क्राइबिंग दिस इज अ रिजिड इकोनॉमिक थ्योरी रूटेड इन पास्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। उन्होंने ये कहा कि इस तरीके की आइडियोलॉजी अगर हम लेके चलते हैं, एक्चुअली ये जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, वो सब स्टेट की होनी चाहिए। इट मीन्स क्या, ये आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी, जो कि कार्ल मार्क्स और एंजल्स के द्वारा दी गई थी। उनका जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया था वो सब कुछ ये कहते थे कि सब कुछ स्टेट का होना चाहिए। तो यहाँ पर सीजेआई चंद्रचूड़ सर ने ये मना कर दिया, बोल दिया कि नहीं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी को आप अगर इसी एंगल से देखोगे, सोशलिज्म के एंगल से, तो फिर हमको ये मीन्स एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर सीजीआई सर ने ये क्लियरली बोल दिया कि इस तरीके की चीजें नहीं चलेंगी। ये पुराने टाइम में ऐसा होता था कि हम सोशलिस्ट जो लोग थे उनके आइडिया को फॉलो करें। ट्रांजिशन इन इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, ये कहते हैं कि एक टाइम था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा फॉलो करती थी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को। मींस केवल और केवल ये सोचा जाता था कि हर चीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। आप सबको ध्यान होगा कि 1990s की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ हुआ क्या, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर जुडिशरी का कहना है कि जब से हम 1990s के जो है से हमने जो स्टार्ट किया, LPG रिफॉर्म्स स्टार्ट किए, तो हम सोशलिस्ट स्टेट कंट्रोल की आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ चुके हैं। अब हम मार्केट बेस्ड इकोनॉमी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन की ओर मूव कर चुके हैं और वो उस टाइप की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसेंटिंग ओपिनियन ऑफ जस्टिस अय्यर। एक टाइम था जब इस मैटर पर एक जो है जजमेंट आया था, तो उस जजमेंट में यह कहा गया था कि स्टेट प्राइवेट प्रॉपर्टी को कॉमन गुड के लिए, कम्युनिटी के गुड के लिए, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए यूज कर सकता है। इट मींस, हाँ, मींस आपके पास कोई प्राइवेट कंपनी है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, जैसे बैंक्स जो थे पहले, उनका प्राइवेटाइजेशन की वजह से मैं इसको ऐसे कहूंगा कि जो प्राइवेट बैंक्स थे उनको गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक, तो उस समय इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट बताया था, लेकिन उसमें इस जजमेंट में एक जज ऐसे थे, जस्टिस अय्यर, उन्होंने ये कहा था कि नहीं, हम एवरी इंडिविजुअल की प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्युनिटी को नहीं दे सकते। हर किसी चीज पर हम कंट्रोल ऑफ द स्टेट नहीं उसको सैंक्शन कर सकते। लेकिन आज उन्हीं का जो डिसेंटिंग ओपिनियन था, कि अकेले जज थे, उन्होंने इस जजमेंट का विरोध किया, मींस अपना एक डिसेंटिंग जजमेंट दिया था, ओपिनियन दिया था, आज उसी को बेस बनाते हुए हमारे जो इस बार का जो जजमेंट आया है वो फेवर में आया है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के। मींस गवर्नमेंट, स्टेट अब एवरीथिंग पर कंट्रोल नहीं कर सकता, इस बात पर कि नहीं, हमको इंडिविजुअल वेलफेयर वर्सेस कम्युनिटी वेलफेयर में से कम्युनिटी वेलफेयर को चुनना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, सारे के सारे केसेस में ऐसा नहीं होगा। तो उस समय का एक डिसेंटिंग ओपिनियन आज इस जजमेंट का बेस बना है। कॉन्स्टिट्यूशनल विजन एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यहाँ पर ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो विजन था हमारा, वो एक डेमोक्रेसी का विजन था, ना कि एवरीथिंग पर स्टेट के कंट्रोल करने का। तो इस दिशा में हम जो है मूव कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की जो आइडियोलॉजी होती हैं उनको डिफरेंट टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करती हैं। जब गवर्नमेंट्स में आने वाले लोग जिस आइडियोलॉजी को लेकर के आते हैं, अगर लोग उनको इलेक्ट करके भेज रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग उस आइडियोलॉजी को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बोल दिया जो है जुडिशरी ने। इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, ये कहते हैं कि हम अब ये जो समय चल रहा है वो समय चल रहा है जो है डाइवर्सिटी का। ठीक है, डाइवर्सिटी का टाइम चल रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिसीज। इट मींस किसी एक सिंगल आइडियोलॉजी को, किसी एक आइडियोलॉजी को हम फॉलो नहीं कर सकते। डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, और जो पहले क्या चलता था उस बात से कोई
मतलब नहीं है। वेरिड अप्रोचेस, इट मींस डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट्स आती हैं, वो डिफरेंट पॉलिसी लेकर के आती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह करके वो अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती हैं। इट मींस जो स्टेट का कंट्रोल है वो एवरीथिंग पर नहीं हो सकता। तो इसको मैं अगर समराइज करके बताऊं तो एक वो टाइम था कि अगर बात आती कि मेरा इंडिविजुअल राइट और पूरी कम्युनिटी का राइट, तो वहां पर डिसीजन ये था कि पूरी कम्युनिटी के जो राइट्स हैं वो ज्यादा मैटर करेंगे मेरी इंडिविजुअल राइट से। लेकिन अब क्या कहा है कि एवरीथिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिविजुअल जो पर्सन्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को आप हर किसी केस में कम्युनिटी को नहीं दे सकते। तो इट मींस जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, भाई मैंने आपने अपने प्राइवेट एफर्ट से एक कंपनी खड़ी की, बाद में गवर्नमेंट क्या बोले, नहीं ये तो अब गवर्नमेंट की हो गई। सो ये इन्वेस्टमेंट को, हमारे एफर्ट्स को, लोग जो इतनी मेहनत से इतनी लगन से कंपनीज खड़ी करते हैं वो हमेशा फिर क्या रहेंगे, वो हमेशा डरे हुए रहेंगे। मींस अगर फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडिया में कोई कंपनी बनाना चाहेगा, तो उनको ये डर रहेगा कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऐसी है या स्टेट गवर्नमेंट तो ऐसी है कि वो कभी भी हमारी कंपनी को अपने अंडर ले लेंगी और बोल देंगे कि नहीं जाओ ये तो गवर्नमेंट की हो गई। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट इश्यू पर, और ये है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004। इसका बैकग्राउंड क्या था? उत्तर प्रदेश में 2004 में एक एक्ट आया था जिसमें मदरसा जो है उनकी एजुकेशन को रेगुलेट किया गया था इस एक्ट के द्वारा। अब होता क्या है, अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया इस एक्ट के रिगार्डिंग में। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट इस एक्ट के रिगार्डिंग में आया, उसने इस एक्ट को नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। यूपी गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं की, लेकिन जो मदरसा चलाने वाले लोग हैं अपोजिट पार्टी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील की कि साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है हम उसको अपोज करते हैं और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इस पर क्या जजमेंट आया है? ये जो जजमेंट है वो ना तो ये कहता है कि ये जो एक्ट है ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस पर क्या कहता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था कि ये पूरा एक्ट ही इसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है नहीं, हम इसके कुछ पार्ट्स को पार्शियली एक्सेप्ट करते हैं कि ये इसके कुछ पार्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो पूरा का पूरा जो एक्ट है उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर रहे। इसमें स्टेट हैज द अथॉरिटी टू रेगुलेट, इट मींस जो स्टेट है वो मदरसाज में, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में उनके एजुकेशन को रेगुलेट कर सकता है। इट मींस जो मदरसाज हैं, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास अपने इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने का राइट तो है, उनको मैनेज करने का राइट है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है, बट इट्स नॉट एब्सोल्यूट। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। इट मींस गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है, इस चीज को अलाउ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट अब हम आते हैं कन्फ्लिक्ट विद हायर एजुकेशन, कन्फ्लिक्ट विद हायर एजुकेशन लॉज। देखो, मदरसाज में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन तक का उसमें जो है सिस्टम है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि इस एक्ट के थ्रू एजुकेशन की जो अदर थिंग्स हैं वो रेगुलेट हो रही हैं, वो ठीक है, लेकिन इसमें जो कामिल और फाजिल ये दो डिग्री हैं। ये जो कामिल होती है इसको ऐसे समझो अंडर ग्रेजुएट, जैसे बीए। फाजिल ये पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है। इट मींस अंडर ग्रेजुएट की डिग्री का नाम मदरसाज में है वहां पे कामिल, और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री का वहां पे नाम होता है फाजिल। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो डिग्री जो आप दे रहे हैं मदरसे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन को जो डील करता है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, क्योंकि ये जो दोनों डिग्रीज हैं इसके नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती, यूजीसी एक्ट को फॉलो नहीं करती, दैट्स वाई ये दोनों ही डिग्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाकी जो एजुकेशन की चीजें हैं उसमें डिग्रीज हैं, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो जजमेंट में जो पॉइंट है वो है स्टेट्स रेगुलेटरी पावर्स। क्या
कोर्ट ने ये कहा कि केवल कामिल और फाजिल अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये स्टेट का अपना एक एब्लिगेशन है कि वो ये चेक करे कि मदरसाज में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो माइनॉरिटी के हो या मेजोरिटी के हो, उनमें स्टेट मतलब गवर्नमेंट का ये अपना ऑब्लिगेशन है, उसकी ड्यूटी है कि वो उसको रेगुलेट करे और ये चेक करे कि वहां पर उन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। यहाँ पर जो जजमेंट कहता है कि मदरसा अटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ competency enabling them to participate effectively in society and earn a living। मीन्स अगर स्टेट गवर्नमेंट उन मदरसाज को, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फंड दे रही है तो ये उसका एक ऑब्लिगेशन भी है कि वो सारे बच्चों के लिए चेक करे कि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये स्टेट का ऑब्लिगेशन है। करिकुलम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरसाइट, ये कहा है कि ये इस मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो यूपी गवर्नमेंट का था, इसके पास ये राइट है कि वो ये बताए कि क्या करिकुलम होगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, क्या क्या उसमें चैप्टर्स होंगे, क्या चीजें होंगी, ये वो डिसाइड कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरसाइट, उस मदरसा में, उस स्कूल में, उस कॉलेज में जो इसके अंदर आते हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, बच्चों के प्रॉपर बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट है नहीं, प्रॉपर टीचर्स है कि नहीं, टीचर्स की क्वालिफिकेशंस क्या है, टीचर की खुद की क्रेडेंशियल्स क्या है वहां पर टीच करने के लिए। तो इन सारी चीजों में जो स्टेट है वो रेगुलेट कर सकता है, वो उसको इंटरफेयर कर सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। माइनॉरिटी राइट्स एंड स्टेट का इंटरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि माइनॉरिटीज के पास आर्टिकल 30 में ये राइट्स हैं कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, अब साथ में आता है स्टेट का इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि इनके पास अपना राइट है कि वो स्टैब्लिश करें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ये राइट, कोर्ट क्लैरिफाइड दैट दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये नहीं कह सकते कि ये तो हमारा एब्सोल्यूट राइट है, इसमें सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। नहीं, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फिर पॉइंट, बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो, बैलेंस बिटवीन राइट्स, तो जो माइनॉरिटीज हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने से रिलेटेड उनके जो राइट्स हैं वो राइट्स हैं, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना होगा कि उसमें एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, हम बच्चों को वहां पे क्या एजुकेट कर रहे हैं, क्या वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्या उनको मॉडर्न एजुकेशन मिल रही है, क्या जो सब्जेक्ट पूरे वर्ल्ड में पढ़ाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया पढ़ रही है, उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। देखो, जो छोटे बच्चे हैं दे डोंट नो दैट व्हाट दे शुड रीड, व्हाट दे मस्ट रीड। वो तो समझते हैं कि हमको जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छी चीजें हैं, लेकिन जब सोसाइटी में बाहर निकल करके जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे किसी एक पर्टिकुलर एजुकेशन का तो हमको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, हम अगर कोई पर्सन केवल किसी एक रिलीजियस बुक को पढ़ करके जाए, उसको ना कंप्यूटर आता हो, ना मैथ आता हो, ना कोई अदर लैंग्वेज आती हो, क्या उसको कोई कंपनी जॉब देगी? नहीं देगी। तो बच्चों के साथ में फिर धोखा होता है अगर उनको एक मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिलती। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का राइट है माइनॉरिटीज के पास में, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करेगा। सो नीड टू एंश्योर स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन इंक्लूडिंग सेक्युलर एजुकेशन इन मदरसाज। ठीक है, मदरसाज हैं वो अपनी रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करें, बट सेक्युलर एजुकेशन के मामले में इनको डील करना पड़ेगा। मींस अगर वो वहां से फंड गवर्नमेंट से लिया जा रहा है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगी। हाँ, जो प्राइवेट मदरसे हैं जिनको कोई डिग्री नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई फंड नहीं चाहिए, उनसे कोई मतलब नहीं है इस मैटर में। इट मींस ये वैसे ही हो गया कि आप सीबीएसई से सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कि हमारे स्कूल से पढ़े हुए बच्चों को इंडिया में एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपको फिर सीबीएसई की कुछ गाइडलाइंस माननी पड़ेंगी। अगर मैं पर्सनल कोई पर्सन अपना कोई ट्यूशन सेंटर चलाता है,
तो वो वहां पर बैठ करके क्या पढ़ा रहा है, उससे क्या मतलब है फिर गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर बोल दिया कि जो हमारी एजुकेशन की डेफिनेशन है वो एक्चुअल में आती है कॉन्करेंट लिस्ट में। आप सबको पता होगा कि 3 लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो एजुकेशन जो आती है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है कि जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी लॉ बना सकती हैं। तो यहाँ पर बोल दिया कि भाई ये आती है आपका मदरसा वगैरह, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इस पर लॉ बना सकते हैं। रिलीजियस कैरेक्टर प्रिजर्वेशन, तो यहाँ पर ये कहा है कि जो मदरसाज वगैरह हैं अगर वो रिलीजियस बॉडीज हैं तो अपने रिलीजियस कैरेक्टर को मेंटेन कर सकते हैं, बट साथ में ही एजुकेशन का स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें गवर्नमेंट इंटरफियर कर सकती है। अब आते हैं हम एक और न्यूज पर, जो है यूपी कैबिनेट अप्रूव्स न्यू गाइडलाइंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी बाईपासिंग द सेंटर। देखो इससे पहले होता क्या था, जो डीजीपी अपॉइंट होते हैं किसी स्टेट के, डीजीपी क्या होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है डीजीपी। इसका जो अपॉइंटमेंट पहले होता था उसमें स्टेट गवर्नमेंट एक लिस्ट बनाती थी, मींस 5-10 इतने नेम्स भेजती थी आईपीएस ऑफिसर्स के। वो लिस्ट जाती थी किसके पास में, यूपीएससी के पास में। यूपीएससी क्या करती थी, उस मान लो 10 की लिस्ट भेजी, उन 10 में से 3 लोगों को फाइनल करके भेज देती थी कि भाई आप इन 3 में से किसी एक को डीजीपी बना दीजिए। ये राइट मींस यूपीएससी के थ्रू ही अपॉइंटमेंट होते थे। रिसेंटली क्या हुआ, पंजाब गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को बंद किया और अपनी असेंबली के थ्रू, अपनी कैबिनेट के थ्रू एक जो है रूल्स बना दिए कि हम उधर की तरफ, सेंट्रल की तरफ हम कुछ भी नहीं भेजेंगे, अपना डीजीपी खुद अपॉइंट कर लेंगे। आप सबको पता होगा कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है। इट मींस इट कैन बी कंप्लीटली डील्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो उसमें अब कर दिए हैं क्या चेंज कि यूपीएससी को हम अपनी लिस्ट नहीं भेजेंगे, स्टेट गवर्नमेंट खुद अपना डीजीपी अपॉइंट करेगी। क्या है ये पूरा मामला, देख लेते हैं। नई गाइडलाइन अब क्या कहती हैं, नई गाइडलाइन ये कहती हैं कि अब हम यूपीएससी को कोई लिस्ट नहीं भेजेंगे, अपने आप स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेगी। अपॉइंटमेंट की प्रोसेस, इसमें क्या होगा, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, एक पूरी कमेटी होगी, वहां से इनकी अपॉइंटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होगी। कोई भी मींस, अच्छा दूसरा क्या होगा इसमें, हाँ यूपीएससी के किसी एक पर्सन को इसमें हम क्या बना लेंगे, इसमें बना लेंगे रिप्रेजेंटेटिव, उनके डिस्कस करने के लिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि लिस्ट बना करके यूपीएससी को भेजेंगे और वो डिसाइड करेगा। यूपी विदाउट रेगुलर डीजीपी सिंस 2022, इस पर सुप्रीम कोर्ट के पहले जजमेंट वगैरह आ रखे थे कि जब डीजीपी अपॉइंट करते हो तो कम से कम उसको 2 साल तक के लिए रखा जाए। ये नहीं कि डीजी अपॉइंट कर दिया, 2 महीने बाद उसका रिटायरमेंट हो गया। तो अभी हम अगर देखें तो यूपी में 2022 से कोई भी परमानेंट में कहूँ या रेगुलर डीजीपी नहीं है, एडहॉक बेसिस पर ही वो इस पोस्ट को संभाले हुए हैं। सो अब क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक डीजीपी को अपॉइंट कर लेंगे। कंटेम्प्ट नोटिस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, अच्छा हो क्या रखा था, कई सारे स्टेट्स ने एडहॉक वाले जो डीजीपी बना करके अपना काम चला रहे थे। मींस वो क्या कर रहे थे, जो यूपीएससी को लिस्ट भेजी जाती थी उसको भेज ही नहीं रहे थे यूपीएससी को। क्या कर रहे थे, किसी एक अपने पसंद के ऑफिसर को लिया, उसको डीजीपी बना दिया, बोला एडहॉक लेवल पर काम चलो, परमानेंट अपॉइंटमेंट बाद में करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भैया आप तो कंटेम्प्ट कर रहे हो, हमने कहा है कि परमानेंट डीजीपी करो, आप इधर लिस्ट भेज ही नहीं रहे हो। तो अब हो क्या रखा है, बोला इसके थ्रू अब हम अपनी परमानेंट डीजीपी अपॉइंट कर लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हमारा ऑर्डर तब तक लागू होगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट अपना कोई इस पर प्रॉपर लॉ नहीं ले आते। तो यूपी अपना प्रॉपर लॉ ले आया। कंप्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, तो बोला क्या कहा कि 6 महीने तक कम के जो अंदर है, मिनिमम टेन्योर उसका कम से कम 6 मंथ बचा हो रिटायरमेंट में, तब आप उसको अपॉइंट करिए। तो बोला हमारा इसको भी हमने क्या कर लेंगे, हम फॉलो कर लेंगे। अब इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। जो फॉर्मर डीजीपी हैं यूपी के, सुलखान सिंह, उन्होंने कहा है कि नहीं इसमें रूल्स का जो है वायलेशन हो रहा है, और ऐसी कुछ चीजें उन्होंने क्रिटिसाइज की हैं। करंट डीजीपी अपॉइंटमेंट प्रोसेस, ये मैंने आपको बता ही दी कि अभी तक कैसे होता था।
और अब यूपी गवर्नमेंट में कैसा होगा, मींस अब एक नए सिरे से उसमें अपॉइंटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं एक और, इंडिया सेंड्स लेटर ऑफ इंटेंट टू होस्ट 2036 गेम्स। कौन से गेम्स? ओलंपिक गेम्स, है ना। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक लेटर सेंड किया है, किसको? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, जो उसकी अथॉरिटी है, कि हम 2036 में अपने यहाँ ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला कि 2036 में होने वाले ओलंपिक्स, तो इंडिया ने अपना लेटर भेजा है किसको? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो एक बात ध्यान रखिए कि कौन जो गेम्स होंगे ओलंपिक्स, वो कौन सी सिटी में, कौन से कंट्री में होंगे, कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है उसको आईओसी। ठीक है, हमने 2023 में ही ये लेटर भेज दिया था, अब दोबारा से वो हाईलाइट हुआ है। इसमें हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसमें काफी एफर्ट्स लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, प्लस हमारी आम जो पब्लिक हो गई, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उनसे सबसे कहा जा रहा है कि कोशिश करो कि वर्ल्ड के जितने भी गेम्स हैं उनमें से कुछ हमारे यहाँ भी होस्ट हों, हम उनको होस्ट करें। हम केवल बस देखने वाले मींस दर्शक न बने रहें कि बस उस कंट्री में हुआ, उसमें हुआ, सब में होते रहे, हमारे यहाँ होस्ट ना हो गेम्स। बोला हम भी करेंगे होस्ट। अब तक देखो, अगर मैं बात करूं इसमें ओलंपिक्स की, तो पूरे एशिया से अभी तक 3 कंट्री हैं जिन्होंने ओलंपिक्स को होस्ट किया है, चाइना, साउथ कोरिया और जापान। इसके अलावा पूरे एशिया में किसी भी कंट्री ने ओलंपिक्स को होस्ट नहीं किया। तो अगर इंडिया को इसमें मिलता है तो इंडिया जो है 4th कंट्री होगा एशिया का जिसके यहाँ पर ओलंपिक्स को क्या किया गया है? होस्ट किया गया हो। और अभी तो काफी टाइम है, 2036, अभी तो 12 ईयर्स बाकी है अराउंड। अच्छा, इंडिया ये भी चाहता है कि जो गेम्स उसमें अलाउ होते हैं, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे के सारे वेस्टर्न गेम्स या अदर कंट्रीज की पसंद के ना हो। हम चाहते हैं कि जिन गेम्स का ओरिजिनेशन इंडिया में हुआ है, जो इंडिया से ओरिजिनेट हुए हैं, वो भी उसमें शामिल हो। तो अगर इंडिया में ये गेम्स होस्ट होते हैं तो क्या होगा? फिर हमारे गेम्स जैसे योगा, खो खो, कबड्डी, इनको भी हम फिर ओलंपिक्स में ऐड करवाएंगे कि भैया इनका भी कंपटीशन होना चाहिए। नेक्स्ट, इनिशियल स्टेप इन द लॉन्ग प्रोसेस। अब देखो, ये एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, कोई इसमें क्लियर जो है डेडलाइन नहीं होती कि इतने समय तक आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि भाई आप इसको फॉलो करो, मींस आप इसको ऑर्गेनाइज करोगे नहीं करोगे। एक बहुत लंबी प्रोसेस है, इंडिया ने अपनी तरफ से एक स्टेप ले लिया है। द फ्यूचर होस्ट्स कमीशन, अब आईओसी का अपना एक कमीशन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, उसका नाम है फ्यूचर होस्ट कमीशन। ये बहुत सारी मीटिंग्स करता है, बहुत सारी चीजों को रिव्यू करता है, जैसे कि उस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर लोगों के लिए एकोमोडेशन कैसा है, उस कंट्री में सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, वहां की पब्लिक सर्विसेज कैसी हैं। इन सारे फैक्टर्स को देख करके ही ये जो फ्यूचर होस्ट कमीशन है आईओसी का, ये डिसाइड करता है कि किस कंट्री में, किस सिटी में ओलंपिक्स गेम्स होंगे। अब इसमें एक पॉइंट और है, कंपटीशन फ्रॉम अदर बिडर्स। भैया इंडिया अकेला तो कंपटीटर है नहीं कि इंडिया ने कहा और इंडिया को बोल दिया ठीक है आप होस्ट करोगे, नहीं। अभी यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज हैं, आपका चिले हो गया, इंडोनेशिया हो गया, टर्की हो गया, इन्होंने भी एप्लीकेशन दे रखे हैं। आपका सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, इसमें से बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनके यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही मींस मॉडर्न क्वालिटी का है, अल्ट्रा मॉडर्न क्वालिटी का है। आप सऊदी अरबिया चले जाओ, कतर चले जाओ, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रैफिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पब्लिक सर्विसेज बहुत अच्छी है। तो भैया हमारा कंपटीशन ऐसे बहुत सारे कंट्रीज से है। अगर हमारे यहाँ की जो चीज़ें उस कमेटी को पसंद नहीं आती हैं तो फिर हम इसको होस्ट नहीं कर पाएंगे। इंडिया के अंदर अपने खुद के चैलेंजेस हैं। वो चैलेंज क्या है कि जो हमारी खुद की कमेटी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसके खुद के अंदर ही आपस में झगड़ा चलता रहता है ना। अब जब इसके ही अंदर झगड़ा है तो भैया आप इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बिकॉज जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उससे गवर्नमेंट बात नहीं करती, उससे बात करती है हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये सारी की सारी डीलिंग करती है आईओसी के साथ में। जब इसके अंदर ही प्रॉब्लम रहेंगी तो आप क्या अच्छे से यहाँ पर अपनी रिप्रेजेंटेशन रख पाओगे?
अंदर के जो झगड़े होते हैं, टसल चलते रहते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स और वो सब चलती रहती है, वो सब अंदर पहले चल रही है। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर इंडिया के सामने ये एक बड़ा कंपटीशन है। ठीक है, चलिए तो आज ये 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए। कल फिर मिलते हैं इन टॉपिक्स के बेसिस पर एमसीक्यूज और नए टॉपिक के साथ में। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।